बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन पर्यावरण शिक्षा एवं स्वच्छता में आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है विद्यालय अनुशासन। विद्यालय अनुशासन। अब विद्यालय अनुशासन से पहले हम आप चर्चा करते हैं मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन किसे कहते हैं। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा डिस्प्लिना शब्द से हुई है जिसका अर्थ है व्यवस्था, व्यवस्था, नियम, शिक्षा, अभ्यास, अध्यापन, शिक्षा, अभ्यास, अध्यापन आदि। यानी डिसिप्लिन के डिसिप्लिना शब्द का अर्थ हुआ क्या? व्यवस्था, नियम, शिक्षा, अभ्यास, अध्यापन। और अंग्रेजी के एक शब्द आता है जिसका नाम है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जब लैटिन भाषा से देखते हैं तो उसका आता है डिस्पुलम। अब डिस्पुलम का अर्थ क्या होता है? शिष्य। यानी डिस्पुलम का अर्थ क्या हुआ? शिष्य। अब शिक्षा के सापेक्ष जब अनुशासन को आप देखते हैं तो शिष्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने गुरुजनों के आदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें, उसके अनुसार सफल जीवन हेतु स्वयं में आवश्यक एवं वांछित गुणों का विकास करें। इस प्रकार डिसिप्लिन का अर्थ है आचरण में नियमितता उत्पन्न करना। अर्थात डिसिप्लिन शब्द को यदि आप देखें तो बहुत सारे अर्थों में इसका प्रयोग लोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नियंत्रण हुआ, नियमन हुआ, संयम हुआ, विनय हुआ, अनुशासन आदि। अब जैसे इसमें नियंत्रण शब्द का प्रयोग हम आप उस स्थान पर करते हैं या वहाँ उपयुक्त होता है जहाँ पर किसी को हम बलपूर्वक अपने बस में करते हैं, अर्थात कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर कौन सा शब्द लागू हो जाता है? नियमन। यानी वहाँ एक नियम है, नियम पूर्वक हमको कार्य करना है। जहाँ बालक विनम्रता एवं श्रद्धा के साथ अपने बड़ों के आदेशों का पालन करता है वहाँ विनय शब्द का प्रयोग करना उचित होता है, परंतु डिसिप्लिन के लिए अनुशासन शब्द का प्रयोग करना अधिक प्रचलित है। अब जैसे इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन में यदि आप देखें तो आधुनिक जो हमारे शैक्षिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन के अर्थ को बड़े व्यापक रूप में लिया जाता है। आज जहाँ शिक्षा का उद्देश्य बालक में सफल नागरिकता तथा सामाजिकता के गुणों का विकास करना माना जाता है, वहाँ विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसी आंतरिक एवं बाह्य अनुशासन लिया जाता है जो शारीरिक,
बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें। यानी विद्यालय अनुशासन की आधुनिक धारणा को, जिसमें आत्मानुशासन, सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। एक महान शिक्षा शास्त्री जिनको आप जॉन डेवी ने लिखा है, यानी उनका जो विचार है अनुशासन के सापेक्ष में, उन्होंने लिखा या उनके जो विचार थे, उन्होंने मत व्यक्त किया कि विद्यालय में बौद्धिक एवं नैतिक प्रशिक्षण के बीच सूचना ग्रहण करना तथा चरित्र की अभिवृद्धि के बीच सामान्यतः जो मार्मिक पृथकता पाया जाता है, वह विद्यालयों को एक सामाजिक संस्था के रूप में विचारित एवं निर्मित करने में असफलता की अभिव्यक्ति है। जो सामाजिक संस्था अपना सामाजिक जीवन एवं स्वयं में अपना महत्व रखती है, बालक के जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वह बौद्धिक हो या नैतिक हो, उसके व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय एक ऐसे स्थान के रूप में कल्पित किया जाना चाहिए जहां बौद्धिक विकास के साथ साथ हम अपने बच्चों में अन्य प्रकार की सहयोगी क्रियाओं के द्वारा अनुशासन में रख करके उनका हम सर्वांगीण विकास कर सकें। यह विचार जॉन डेवी का था, क्योंकि जॉन डेवी का मानना था कि जिन कार्यों को करने में परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं, यानी अभी आप कोई कार्य करना होता है जिसको आज हम आप मध्यचर माने, जैसे अभी हम आप घर से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अब घर से निकले कॉलेज आए, अब इस बीच में जैसे हमने बस पकड़ा, ऑटो पकड़ा, तो ये बीच का क्या हुआ, मध्यचर भाग हुआ और इनका बड़ा अहम रोल है। उसी तरह से इसमें उन्होंने भी लिखा कि जैसे जब हम बच्चों को कोई ऐसा कार्य कराएं जिसका परिणाम हो, जिसका निष्कर्ष हो, उन कार्यों के द्वारा जब जैसे उनको ये हुआ कि यदि हम भैया आपको ये हो जाए कि यदि हम पढ़ाई अच्छे नहीं करेंगे तो हमारा परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता, तो पढ़ाई करते समय परीक्षा के परिणाम को सापेक्ष रख करके आप नियमित और अनुशासित होकर के आप अपने पाठ्य वस्तु का, अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। यदि ये हो जाए कि हम पढ़ तो रहे किंतु परीक्षा नहीं होगी, यानी इसके अच्छे परिणाम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो पठन पाठन में हमारा जो अनुशासन होगा वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। या जैसे रोड पर हम चलते हैं तो गाड़ी चलाते समय यदि हम अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। अब दुर्घटना होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, इसलिए हम गाड़ी चलाते समय करते क्या है कि हम गाड़ी चलाने में 100% अनुशासन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास में होते हैं, क्लास में सीसी कैमरे लगे हैं, शिक्षक देख रहा है, तो अब वहाँ आप 100% अनुशासन में रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अर्थात यहाँ हम आप कह सकते हैं जो सर्वाधिक जो आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार आप देखें तो अनुशासन के जो अर्थ लोकतंत्रीय समाज में बालक एवं बालिकाओं के जीवन के लिए हम तैयार करते हैं। उनका अभिप्राय यानी हमारा जो उद्देश्य होता है बालकों में ज्ञान, सत्य, अच्छी आदतें, उनमें अच्छी रुचियाँ और आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता देना है, जो स्वयं व उनके साथियों के कल्याण के लिए संपूर्ण समाज पर निर्भर होते हैं। अब हम आपसे चर्चा करते हैं अनुशासन के प्रकार, यानी विद्यालय के जो अनुशासन उनके प्रकार की चर्चा करते हैं कि अनुशासन कितने प्रकार का होता है। अनुशासन के
प्रकार, मुख्यतः कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है दमनात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन। दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन। तीसरा है, क्योंकि मुक्त्यात्मक, मुक्त्यात्मक अनुशासन। अब जैसे आपको एक एक अनुशासन की चर्चा करते हैं। जैसे इसमें आप जब देखेंगे तो पहला जो अनुशासन है जिनका नाम है दमनात्मक अनुशासन। अब दमनात्मक जो अनुशासन है इसमें एक क्रिया होगी, कौन सी? अंतः प्रेरणा। और दूसरा जो है प्रभावात्मक अनुशासन है, इसमें आत्मनियंत्रण शक्ति होगी। कौन सी? आत्मनियंत्रण शक्ति होगी। और जो तीसरा है जिसका मुक्त्यात्मक अनुशासन है, इसमें समाज का सम्मत आचरण, समाज सम्मत आचरण। अब जैसे पहला जो अनुशासन है, जैसे इसको किसने कहा था? ये अनुशासन के प्रकार जो मैंने आपको तीनों प्रकार बताए हैं, इसको कहा है जॉन एडम। कौन ने? जॉन एडम। यानी जॉन एडम के अनुसार अनुशासन के 3 प्रकार बताए। आपको जैसे हम आप विद्यालय में अनुशासन रखने का जो तात्पर्य है, विद्यार्थी को समाज संबंधी आचरण के प्रति सचेत करें, उन्हें वैसा करने की हम प्रेरणा देंगे, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखने या विद्यालयी जो नियम है उसका पालन करने कि उस विद्यार्थी को एक योग्य बनाते हैं। जहाँ सभी विद्यार्थी स्वयं से प्रेरित होकर के विद्यालयी नियमों का पालन करते हैं, वह समाज सम्मत आचरण करते हैं, तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का विद्यालय का अनुशासन बहुत अच्छा है। आचरण के विभिन्न दृष्टिकोणों के रूप में इसको एडम जी ने 3 भागों में मतलब अंतर कर दिया, मतलब बांट दिया कि दमनात्मक अनुशासन, भावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। और इन तीनों में 3 तरह के गुणों का डेवलपमेंट बच्चों में देखने को मिलता है। जैसे दमनात्मक है तो अंतः प्रेरणा है, प्रभावात्मक है तो आत्मनियंत्रण शक्ति है, मुक्त्यात्मक अनुशासन है तो समाज सम्मत आचरण है। आइए पहली चर्चा क्या करते हैं? दमनात्मक अनुशासन। देखिए प्राचीन काल में हमारी जो अध्यापन की जो व्यवस्था थी वो गुरुकुल पद्धति थी, और अध्यापक जो गुरु था, गुरु अपनी आज्ञा पालन कराने के लिए सत्य का प्रयोग करते थे। अब जब उस समय विद्यालयों के जो नियम थे बड़े कठोर थे, जिसका पालन सभी बच्चों को कठोरता के साथ करना होता था, और बालक इसका यदि पालन नहीं करता था तो उनको दंड मिलता था। अब आज के दंड कैसे था? जैसे भिक्षाटन करना है, जो उनके अनुशासन थे उनमें सब शिक्षा जुड़ी हुई थी, उसमें उनके व्यक्तित्व का आचरण छिपा था, उनको अपने में मोटिवेशन था। जैसे विद्यार्थी को भिक्षाटन करना जाना था वैदिक काल में, तो अब भिक्षाटन के पीछे उनकी शिक्षा बेने की जुड़ी हुई थी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, जमीन पे बैठ के क्लास पढ़नी है, तो इन सब में उनके
आचरण जुड़े थे, उनका अनुशासन था, उनका अपनी एक व्यक्तित्व की परिभाषा थी कि जिसका पालन करना वो 100% पालन करना था। क्योंकि इस प्रकार के जो अनुशासन होते थे उसमें बच्चों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, रुचियां हैं, का दमन करके उनमें वांछित आचरण करने का एडम महोदय ने दमनात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। अनुशासन के इस रूप को जब हम प्रयोग कराते हैं तो उन्होंने ये माना कि अनेक दोषों से मुक्ति मिल जाती है बच्चों में। जैसे उन्होंने कहा कि इस नियम से छात्र बाहरी रूप से बैठे रहते हैं लेकिन उनका मन और मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं है। यानी जैसे शरीर आपकी क्लास में है, मन कहीं और है। इस प्रकार के अनुशासन में छात्र यंत्र चालित ढंग से तो कार्य करता है, जैसे गुरुजी ने कहा लिखिए तो लिख तो रहे, लेकिन स्वयं में सोचने या स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो क्षमता उनमें विकसित नहीं हो पाती। छात्रों की जो व्यक्तिगत जो रुचियां हैं, जो शक्तियों का विकास नहीं होता, उनमें नेतृत्व की जो भावना है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अधिक दंड देने से, इच्छाओं का या दमन कर लेने से उनमें एक कुंठा बन जाती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इसमें दमनात्मक अनुशासन से नुकसान हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताया प्रभावात्मक अनुशासन। देखिए आदर्शवाद का फिलॉसफी देखें तो आदर्शवाद की मान्यता है कि शिक्षक अपने आदर्श व्यक्तित्व और अच्छे आचरण से बालकों को प्रभावित करना चाहिए और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि वे उसके गुणों का ग्रहण करें और उसके अनुरूप आचरण करना सीखें। प्राचीन काल में अध्यापक यानी जो गुरु था इस विचार को मानते थे। तत्कालीन गुरु को आप देखें तो संयम के साथ जीवन व्यतीत करने, अपने ज्ञान, आचरण और आदतों से अपने शिष्यों को प्रभावित करना चाहिए, क्योंकि शिष्य भी उनके ज्ञान और आचरण, उनकी वेशभूषा से प्रभावित होते हैं, उनके संयमित जीवन से सीखते हैं। एडम महोदय ने लिखा कि इस प्रकार का जो अनुशासन है वो कौन सा अनुशासन है? वो प्रभावात्मक अनुशासन है। लेकिन हमारे कुछ विद्वान इस बात को नहीं मानते, बल्कि इसमें कुछ अपने विचारों रखते हैं कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधि में बच्चे शिक्षक से प्रभावित होकर के अच्छा बुरा सब कुछ सीख लेते हैं। इस प्रकार सच्चा अनुशासन उनको प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु से प्रभावित होकर के बच्चे उनकी प्रतिलिपि मात्र बन करके रह जाते हैं, यानी उनके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं होता है। केवल अनुकरण द्वारा सीखा हुआ व्यवहारिक जीवन भर वो स्थायित्व नहीं होता, यानी उसका अनुकरण नहीं कर पाते। आदर्श बनने के लिए उनको आदर्श होना आवश्यक है, यानी तमाम तरह की विसंगतियां लोगों ने बताई। लेकिन अभी आप इसके गुण को देखें, इसकी अच्छाई को देखें तो अनुशासन में दोषों के साथ अच्छाइयाँ भी छिपी हैं। जैसे बच्चे अधिकतर आपने देखा होगा अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। आज भी बच्चे अपने शिक्षकों से बहुत प्रभावित होते हैं। योग्य, शिष्ट और सदाचार शिक्षक का आज उतना ही प्रभाव है जैसे आप देखिए व्यवहार को निश्चित करने वाले जो नैतिक स्थायी भाव है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उत्साह है, उन आदर्शों से प्राप्त करने के लिए वो तो व्यक्ति ही प्राप्त करता है और एक अनुशासन में रह करके, एक आचरण में रह करके वह अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता का वह आदर्श मान करके विकास करता है। तीसरी बात आती है मुक्त्यात्मक अनुशासन। मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि अनुशासन स्थापित करने के लिए बालक को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और जब स्वतंत्र छोड़ते हैं तो उन्हें अपनी जो उनकी मूल जो प्रवृत्तियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो रुचियां हैं, उसकी योग्यता अनुसार
पूर्ण विकसित यानी पूर्ण डेवलप करने का अवसर प्राप्त होता है। और इस स्थिति में वे बच्चे सही आचरण करते हैं। इस प्रकृतिवादी रूसो और हार्वर्ड की विचारधारा के ये प्रतिपादक है, जिसमें एडम ने इस मुक्त्यात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्र देने का अर्थ यह नहीं है कि मूल प्रवृत्तियों के अधीन छोड़ना। इस प्रकार छोड़ना पशुपत व्यवहार यानी जो पशु के व्यवहार के करने का अवसर मिल जाता है। जैसे उन्होंने कहा, पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित जो अनुशासन है वो बच्चों को असामाजिक या अशिष्ट बना देता है। और रूसो ने कहा कि बच्चों को पूर्ण रूप से प्रकृति पर छोड़कर प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की बात करते हैं। रूसो समाज को दोषी बता करके बच्चों को समाज से दूर रखने की बात करते हैं। यह एक कल्पना सार्थक नहीं है। रूसो ने आप देखें तो समाज की अवहेलना की है। वे भूल गए कि मैन इज ए सोशल एनिमल, अरस्तु ने लिखा है। समाज से दूर यानी पृथक होकर के सामाजिक गुणों का हम आप विकास नहीं कर सकते। अनुशासन संबंधी यानी इस तरह के तमाम विद्वत लोगों की अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, अर्थात बच्चों के विकास के लिए हम उनमें जैसे एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने प्रेम और सहानुभूति को ही अनुशासन के आधार मानने की बात कही है। मनोवैज्ञानिक या उनकी मान्यता थी कि अनुशासन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और यह कारण जैसे कुछ लोग असंतोष हैं, कुंठाएं हैं, तनाव हैं, या उन तमाम परिस्थितियों का विद्रोह पैदा कर देती हैं जो बच्चे के उच्च सामाजिक पर्यावरण से दूर करती हैं। अर्थात पेस्टोलॉजी ने कहा कि बच्चे को जो हम डिसिप्लिन सिखाएं, किस तरह से सिखाएं, प्रेम और सहानुभूति ही उनको अनुशासन को ज़्यादा अच्छे ढंग से हम प्रभावी कर सकते हैं।